आज हम लोग करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। देखो इसमें होता क्या है। डिडक्शंस का मतलब हो गया हम लोग का जो इनकम है, हम लोग जब भी इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग को पता है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम हमारा क्या क्या है। हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, देन वी हैव हाउस प्रॉपर्टी, देन वी हैव बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, इसको हम लोग PGBP कहते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल गेन्स। यूजुअली 1, 2, 3, 4 ये 4 ही हेड ऑफ इनकम है जो हमारा एक्चुअली है। इसके अलावा देयर इज वन लास्ट हेड ऑफ इनकम विच वी कॉल रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम। रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जो भी इनकम जो पीछे चारों हेड्स ऑफ इनकम में नहीं इंक्लूड होता है उसे हम लोग अदर सोर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो अदर सोर्स में इंक्लूड करते हैं। अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं एक एक करके, सैलरी जो है ये हम लोग को एम्प्लॉयमेंट से मिलता है ना? मैं अगर कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ वहाँ से मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो मेरा रेंटल इनकम है। ठीक है, PGBP का मतलब हो गया कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस से आपको कमाएंगे आप, या फिर कोई भी प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको फ़ीस मिल रहा है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप लॉयर हैं। सो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोफेशनल इनकम है वो भी आपका PGBP के हेड में आएगा। ये आ गया जब आप सेल करते हैं, या फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं, सेल या फिर ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल एसेट्स को, तो फिर उससे जो भी आपका इनकम होता है वो आपका कैपिटल गेन्स में आता है। अदर सोर्सेज हो गया हमारा ऐसा हेड ऑफ इनकम जो कि टैक्सेबल होता है इन केसेस जहाँ पे हमारा इनकम जैसे इनकम होता है जो ऊपर के चारों हेड्स में नहीं है। जैसे अगर मैं तुम लोग को कंफर्ट के लिए बताऊं कि यहाँ पे जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर आप डिविडेंड, अगर आप शेयर्स ओन करते हैं किसी कंपनी का, वहाँ से अगर आपको डिविडेंड मिला तो वो डिविडेंड आएगा यहाँ पे। अगर आप कोई प्राइज़ जीते हैं, ठीक है, प्राइज़ जीते हैं फ्रॉम एनी गेम शो, प्राइज़ फ्रॉम गेम शो, ठीक है, या फिर आपने लॉटरी जीता है, ठीक है, लॉटरी आपने जीता है तो फिर लॉटरी इनकम भी यहीं पे आएगी। सो ये हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गया। अभी क्या होता है, हम लोग ये सारे इनकम को टोटल करते हैं। ठीक है, टोटल करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सो ग्रॉस टोटल इनकम या फिर ग्रॉस GTI, ये जो है इट इज़ दी टोटल ऑफ ऑल इनकम्स टेकन टुगेदर। अगर मैं सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स, ये सारे इनकम को ऐड करूं तो फिर मुझे ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। ठीक है, मतलब एक एसएससी का, एक कोई इंसान का ये पांचों हेड से अगर इनकम है तो सारे इनकम को एक साथ जोड़ना है। अगर सारे इनकम एक साथ नहीं है, कोई एक इनकम उसका है तो फिर दो इनकम उसका है। सपोज़ किसी का सैलरी है और एक हाउस है जिसको वो रेंट पे चढ़ा के रखे हैं तो वो रेंटल इनकम यहाँ पे आएगा। हो सकता है कि कभी कभी
कोई एसएससी किसी साल के बीच में अपना एक प्रॉपर्टी को बेच दिया तो कैपिटल गेन्स आएगा। एंड अदर सोर्स यूजुअली वी ऑल हैव, क्योंकि हमारे सबके पास ही एक बैंक अकाउंट होता है जहाँ से हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिलता है और वो अदर सोर्स के कैटेगरी में जाता है। सो ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये टैक्सेबल नहीं होता है। ये अदर ग्रॉस टोटल इनकम है, ये टैक्सेबल नहीं होता है। इससे हमें कुछ डिडक्शंस मिलता है। वो डिडक्शंस होता है ये सारे डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C से वो शुरू होता है से लेके 80U तक। तो ये सारे जो डिडक्शंस हैं, इन सारे डिडक्शंस को हम लोग चैप्टर 6A के अंदर में पढ़ते हैं। ये चैप्टर 6A के अंडर में ये सारे डिडक्शंस हैं, ठीक है। सो ये डिडक्शंस को जब हम लोग जो जो डिडक्शंस हमें मिलेगा या फिर हमारे हम लोग एलिजिबल हैं उसको डिडक्ट करने में, वो माइनस करने से हमें मिलता है टैक्सेबल इनकम। हमें मिलता है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये जो अमाउंट हो गया, ये जो इनकम हो गया टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। सो हम लोग आज सबसे पहले एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनकम हम लोग कौन कौन से डिडक्शंस हमें मिलते हैं। सो सबसे पहला डिडक्शंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज सेक्शन 80C। सेक्शन 80C ये है क्या? सेक्शन 80C हमें वो सारे डिडक्शंस के बारे में बताता है जो हम लोग किसी ना किसी तरह से इन्वेस्टमेंट के पर्पस में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब है मैं अगर कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कंट्रीब्यूशन by SSC in Public Provident Fund और Employees Provident Fund। हम लोग जब सैलरी का इनकम कंप्यूट करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर अपना और अपने एम्प्लॉय का दोनों का अमाउंट को कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट। सो हमें पता है, हम लोग अगर तुम लोग को थोड़ा सा और यहाँ पे बताऊँ, एक बार यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ, हम लोग जब सैलरी देखते हैं तो सैलरी में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड जो है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो भी क्या, अप टू, यहाँ पे बताया रहता है अप टू 12% ऑफ सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। 12% के ऊपर ही जो भी कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल होता है। लेकिन हमें तो पता है कि कंपनी में, एक कंपनी में अगर मैं किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉयर है, मतलब मेरा जो एम्प्लॉयर है और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, तो ये एम्प्लॉयर कुछ पैसा पीएफ में डालता है अपना और कुछ मेरे सैलरी से कट के घुसता है। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है ये सैलरी में इंक्लूड होता है। लेकिन जो पैसा मैंने कंट्रीब्यूट किया है वो तो ऑलरेडी सैलरी का ही पार्ट है, वो तो ऑलरेडी सैलरी का ही पार्ट है। तो उस सिचुएशन में ये हमें डिडक्शन देता है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। आया मेरा बात समझ में? कि एम्प्लॉय ने जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया, दैट अमाउंट्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि एम्प्लॉय ने या एसएससी ने अपना एक पैसा गवर्नमेंट के एक अकाउंट में जमा कर रखा है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के किसी
एक अकाउंट में जमा कर रखा है, सो गवर्नमेंट गिव्स बेनिफिट टू एसएससी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में ऐसे बहुत सारे अमाउंट है। अगर मैं तुम लोग को ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर तुम लोग को रीड करना है फॉर सिंघानिया, तुम लोग अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो पेज 122 में सिंघानिया में है ये, ठीक है। और इन केस ऑफ मुंद्रा एंड मुंद्रा, आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर, मुंद्रा एंड मुंद्रा में भी जो डिडक्शंस है उसमें ये साफ साफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या होगा। कुछ एग्जांपल्स और मैं यहाँ पे देता हूँ, बहुत बहुत ही सीधा सीधा एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। और हो गया जैसे कि ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय एसएससी इन स्कूल, ठीक है। स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका जो ट्यूशन फ़ी है, देखना तुम लोग को अगर याद होगा तो तुम लोग अगर अपना स्कूल का जो फ़ी बुक है या फ़ी रिसीट है उसको अगर निकाल के देखते हो तो वहाँ पे देखने को तुम लोग को मिलेगा कि ट्यूशन फ़ी अलग से चार्ज किया जाता था। तो वो ट्यूशन फ़ी जो है वो यहाँ पे 80C में जितना भी पैसा तुमने स्कूल में पेमेंट किया है वो माइनस हो जाएगा तुम्हारे टैक्सेबल इनकम से। इसके अलावा बहुत सारे और भी अमाउंट है। इसके अलावा है जैसे कंट्रीब्यूशन इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे करते हो, जिसे हम लोग LIP कहेंगे आगे से, LIP आप अपना तो पेमेंट करेंगे ही, आप अपना तो पेमेंट करेंगे ही, प्लस आप फैमिली का भी पेमेंट करते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे फैमिली का जब आप पेमेंट करते हैं तो फिर उसका भी डिडक्शन आपको मिलता है। यहाँ पे फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। देन चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चा हो सकता है, दो बच्चा हो सकता है, हाँ। वो चाइल्ड अगर डिपेंडेंट हो, ठीक है, चाइल्ड अगर डिपेंडेंट हो या इनडिपेंडेंट हो फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद बस यही है, चाइल्ड मेजर माइनर कुछ भी हो उसके लिए ये डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पेमेंट करते हैं वो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू तक ही लिमिटेड होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज़ आपने एक पॉलिसी लिया, आपने एक पॉलिसी लिया जिसका वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू है आपका 3 लाख रुपीज़, ठीक है। आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं, आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं 45,000, ठीक है, पर एनम, पूरे साल का। तो फिर डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80C आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम 10% ऑफ 3 लाख, मतलब आपका जो पॉलिसी वैल्यू है उसका 10% ही मैक्सिमम हो सकता है, 30,000। अगर यहाँ पे ये 45 नहीं होके अगर ये 20,000 होता तो फिर हम लोग 20,000 लिखते, लेकिन 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू को एक्सीड किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकता।
और भी हैं कुछ एग्जांपल्स, मैं एक एक करके और बताता हूँ। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सुपर एनुएशन फंड, ये गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड एक फ़ंड है जिसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर एटीसी। देन सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 issue। then contribution to statutory provident fund slash recognized provident fund। ठीक है, लेकिन याद रखना अनरिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड है, बट नॉट URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर अगर आप कोई भी मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, तो फिर आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह के बहुत सारे अमाउंट्स हैं, अगर मैं सारा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तुम लोग को ऐसे ही कुछ अच्छा शॉर्ट में फिर भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि एक एक करके यूटीआई में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूलिप फंड, ठीक है, हाँ, यूलिप में अगर आप जमा देते हैं, यूनाइटेड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इसको हम लोग कहते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, ये यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वही क्रिएट करता है अपने एम्प्लॉय जो लोग भी इसमें जमा करेंगे उन लोग के लिए। ठीक है, देन म्यूचुअल फंड में, हाँ, जैसे तुम लोग अभी टीवी पे ऐड देखते हो ना म्यूचुअल फंड्स, तो कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें भी 80C का डिडक्शन मिलता है। मतलब जितना भी पैसा का तुम लोग म्यूचुअल फंड खरीदोगे, वो म्यूचुअल फंड का अमाउंट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। और क्या क्या है, और यहाँ पे जैसे है कि अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं और वो घर के ऊपर अगर आपने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो वो जो लोन है, वो लोन का अमाउंट, वो लोन का भी एक अमाउंट जो है वो डिडक्शन के तौर पे यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कौन सा अमाउंट, याद रखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हाउसिंग लोन। अगर आप घर के लिए लोन लिए हैं तो उसका खाली जो रीपेमेंट वाला अमाउंट है, रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट भरते हैं ना, ईएमआई भरते हैं ना, देखो ईएमआई का दो पोर्शन होता है, एक पोर्शन होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, एक पोर्शन होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट का। तो खाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट विल बी कंसिडर्ड हियर। ठीक है, अच्छा अच्छा, इस तरह के काफ़ी सारे और भी अमाउंट्स हैं, हम लोग धीरे धीरे सारा देखेंगे। तो ये जो है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये टोटल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग को मैक्सिमम अलाउड कितना है, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो है वो 1,50,000 ही मिल सकता है। मतलब वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 1,50,000 रुपीज़ अंडर 80C। एंड रिमेंबर दिस 80C इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली। कोई कॉरपोरेट एसएससी को, कंपनी को नहीं मिलता है ये डिडक्शन। ठीक है, तो ये एटीसी हमारा इस तरह से दिखता है। अच्छा, मैं सम्स यहाँ पे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले कुछ लॉ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। और अच्छा, ये एटीसी हो गया, नोट्स में सारा भेज दूंगा, ठीक है, सारा फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट एक सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटीसी हमारा हो गया। नाउ वी हैव एटी ट्रिपल सी। एट्टी ट्रिपल सी, एट्टी ट्रिपल सी क्या है? ये है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी इज़ अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अगेन ₹1,50,000। ठीक है, अच्छा, सो 80C और 80 ट्रिपल सी दोनों का ही मैक्सिमम लिमिट उतना है। और याद रखना है हमें कि हमारे पास 3 सेक्शन है। 80C जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसके बाद 80 ट्रिपल सी जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, प्लस इसके साथ 80CCD, ये तीनों को मिला के भी मेरा मैक्सिमम 1,50,000 का ही डिडक्शन मेरे को मिल सकता है, उससे ज़्यादा मेरे को डिडक्शन नहीं मिल सकता है। तो अच्छा, सो 80 ट्रिपल सी में है क्या? 80 ट्रिपल सी में होता है कि हम लोगों ने टीवी पे बहुत टाइम पे ऐड देखा है, वो HDFC बैंक का ऐड आता है कि पेंशन फंड वो क्रिएट करते हैं। पेंशन फंड क्या होता है कि वंस यू रीच द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ वर्किंग, परमिसिबल वर्किंग और परमिसिबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसके बाद आपको पेंशन मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट कंपनी। ठीक है, कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास पेंशन का स्कीम अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट यू हैव as an option is you can approach any bank और financial organization जो इस तरह के पेंशन फंड मेंटेन करते हैं। वो तुम्हें बोलेंगे कि आप पेंशन फंड में इतना पैसा जमा करिए, आपको आपके पेंशन का जब ज़रूरत पड़ेगा आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, वी विल गिव यू रेगुलर पेंशन। पेंशन क्या होता है? इट्स अ मंथली और रेगुलर इंटरवल में एक पैसा हम लोग को मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LICI ने भी पेंशन फंड ऑफ LIC बोल के एक फंड क्रिएट किया है बहुत साल पहले। सो अगर आप पेंशन फंड ऑफ LIC में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 80 ट्रिपल सी मिलेगा। सो 80 ट्रिपल सी इज व्हाट इट इज, contribution to pension fund of LIC। ठीक है, पेंशन फंड ऑफ LIC।
इसमें भी याद रखना है मैक्सिमम 1,50,000 का ही डिडक्शन मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। अभी हम लोग आते हैं सेक्शन 80 CCD। 80 CCD क्या है? 80 CCD कहता है कि ये जो है ये भी एक पेंशन स्कीम ही है, ये भी एक पेंशन स्कीम ही है, लेकिन इसका नाम है यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, सो ये बेसिकली फॉर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। मतलब जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को खाली ये एनपीएस का स्कीम मिल सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कंपलसरीली ज्वाइन करना पड़ता है, या मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कोई एम्प्लॉय अगर चूज़ करे कि नहीं मेरे को पेंशन फंड में अपने सैलरी को नहीं डिडक्ट करवाना है तो नहीं होगा। ठीक है, सो 80 CCD में डिडक्शन एक एसएससी को कब मिलता है? याद रखना 80 CCD जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ who are employed in central government. The name of the scheme is New Pension Scheme or in short NPS। ठीक है, NPS। यहाँ पे डिडक्शन भी कितना मिलेगा मैक्सिमम? याद रखना है वही अमाउंट है 1,50,000। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ बुक में लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड करके बताता हूँ। Employers' contribution to NPS, is it income? No. Employers' contribution to NPS is taxable as salary income in the year of contribution। मतलब ये जो NPS है ये contribution है by employer। ठीक है, that is central government। First, it is included in salary and then deduction under 80 CCD is available। ठीक है, सो दो होता है, मतलब यहाँ पे पहले इनकम में वो प्लस होगा, उसके बाद डिडक्शन में वो हम लोग अलाउ करेंगे। सो इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स contribution by employer to NPS is deductible in the hands of concerned employee in the year in which contribution is made. No deduction is available in respect of employer's contribution which is in excess of 10%। मतलब 10% और 14% इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर है या फिर जो गवर्नमेंट है, एक एम्प्लॉयर का सैलरी का मैक्सिमम 10% को ही आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो दो सिचुएशन हो गया कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो एनपीएस क्रिएट कर रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम क्रिएट किया, इसमें भी दो कंट्रीब्यूशन है, एक है एम्प्लॉयर का और एक है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 80 CCD मिलेगा और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल इनकम कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तुम लोग हो ना सब?
मेरा आवाज़ जा रहा है तुम लोग को? सुनाई दे रहा है? तुम लोग का किसी का आवाज़ नहीं आ रहा मेरे पास। क्षितिज कुछ बोलो तो। कुछ भी नहीं आ रहा है सम आवाज़। मेरा आवाज़ आ रहा है? ओके, मेरा आवाज़ आ रहा है। मेरा आवाज़ गया तो ही काफ़ी है। अच्छा, चलो। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया तुम लोग को कि एक यहाँ पे आ, देखो, इंडिविजुअल लिमिट तो है ही, ठीक है। 80 CCD का इंडिविजुअल लिमिट है 1,50,000, ये तो है ही। इसके अलावा देर इज़ अ कंबाइंड कंबाइंड लिमिट ऑफ 1,50,000, मतलब 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD, ये तीनों सेक्शन को मिला के भी कंबाइंड जो मेरा लिमिट है वो भी 1,50,000 है। मतलब मैक्सिमम 1,50,000 ही तीनों को लेके मैं माइनस कर सकता हूँ। 2016 के बाद एक एडिशनल डिडक्शन मिलना शुरू हुआ, ठीक है। एक एडिशनल डिडक्शन मिलना शुरू हुआ। क्या है ये एडिशनल डिडक्शन? एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि 50,000 का एक अमाउंट है। अगर कोई एम्प्लॉई, अगर कोई एसएससी, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 16-17 a new section, a new clause has been inserted so as to provide for additional deduction in respect of any amount paid up to rupees 50,000 for contribution made by any individual assessee under the NPS. On this additional contribution, the ceiling limit of 1,50,000 is also not applicable. So, additional deduction यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50,000 और मिलेगा, and in this case no ceiling limit is applicable. No ceiling limit मतलब जो ऊपर का 1,50,000 का लिमिट है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, सो हमारा 80 CCD हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 80D। क्या है सेक्शन 80D? 80D है डिडक्शन फॉर मेडिक्लेम स्लैश
मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिक्लेम जो है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? ये एक ऐसा अमाउंट है जो हर साल एक एसएससी को पेमेंट करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। किस पर्पस के लिए वो पेमेंट करते हैं? टू गेट दैट पर्सन कवर्ड फ्रॉम एनी मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। मतलब जो एसएससी है अगर वो हॉस्पिटल जाता है या फिर कोई ट्रीटमेंट अपना करवाता है, उसका अगर एक्सीडेंट हो गया या तबीयत ख़राब हो गया, so there can be varied reasons for which the SSC may be admitted into hospital and there may be a lump sum amount of expenditure incurred for the treatment. So ऐसे situation में whatever expenditure incurred by the SSC himself is allowed as deduction under section 80D. ठीक है, allowed under section 80D. Obviously there are limits, लेकिन मुद्दे की बात तो यही है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम है, यहाँ पे जो भी अमाउंट एसएससी ने पेमेंट किया है हर साल या फिर हर साल वो जो पेमेंट करता है मेडिक्लेम के लिए, वो अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट should be made by way other than cash। मतलब चेक से, ड्राफ्ट से और एनी अदर ऑनलाइन पेमेंट जिससे एक ट्रेल क्रिएट हो सके। ट्रेल का मतलब है प्रूफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, अच्छा हम लोग अब एक बार एक चार्ट नहीं, एक बार एक देखते हैं इसमें भी ये जो मेडिक्लेम है ये भी एसएससी अपने लिए, मतलब सेल्फ अपने लिए प्लस अपने फैमिली के लिए वो करता है। यहाँ पे फैमिली जो है दो सेक्शंस में बांटा जाता है। एक है जो पेमेंट कर रहा है उसके पेरेंट्स, ठीक है, उसके अपने पेरेंट्स, ठीक है, जिसमें आते हैं मदर एंड फादर, राइट। अच्छा, और बाकी जो है उसका अपना फैमिली जिसमें आते हैं स्पाउस प्लस चिल्ड्रन। तो ये दो हिस्से में बांटा जाता है पेरेंट्स को। अगर आप कहेंगे कि पेरेंट्स में मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी आना चाहिए तो वो नहीं आता है। ठीक है, सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D हमें मिलता है फॉर मेकिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू मेडिक्लेम। ठीक है, ऑन अमाउंट पेड फॉर सेल्फ एंड अमाउंट पेड फॉर फैमिली। ठीक है, सो वॉट एवर अमाउंट इज पेड इज अवेलेबल एज डिडक्शन, लेकिन देर आर सम लिमिट्स। क्या लिमिट है? सो यहाँ पे एक जनरल लिमिट है, बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे दो तरह से है। एक है मेडिक्लेम ऑन
सेल्फ प्लस फैमिली, और एक हिस्सा है मेडिक्लेम ऑन पेरेंट्स। ठीक है, तो दो हिस्से में ये डिवाइड किया गया है, मेडिक्लेम ऑन सेल्फ, ठीक है, एंड फैमिली, एंड मेडिक्लेम ऑन पेरेंट्स। ठीक है, सो इन दिस केस, अच्छा अगर मैं इसको, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो इस सिचुएशन में, इस केस में 25,000 का मैक्सिमम लिमिट है, और मेडिक्लेम ऑन पेरेंट्स के लिए भी 25,000 का मैक्सिमम लिमिट है। मतलब अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, तो अगर अपने और अपने फैमिली के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो फिर 25,000 का जो अमाउंट है दैट इज़ अलाउड एज 80D डिडक्शन, एंड फॉर योर पेरेंट्स another 25,000 is allowed। ठीक है, अच्छा another 25,000 is allowed। नाउ अगर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर 25,000 और मिलेगा बीइंग सीनियर सिटीजन। मतलब मेडिक्लेम ऑन सेल्फ एंड फैमिली में अगर आप में से कोई, आप या आपके वाइफ या फिर आप या आपके हस्बैंड कोई अगर सीनियर सिटीज़न है तो फिर आपको एक्स्ट्रा 25,000 मिलेगा। एक्स्ट्रा 25,000 मिलेगा मतलब यू विल नॉट रिसीव, डेफिनेटली यू विल गेट टू डिडक्ट फ्रॉम योर इनकम प्रोवाइडेड यू स्पेंड दैट मनी ऑन मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो 25,000 प्लस 25,000, टोटल 50,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा इफ़ यू स्पेंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। सो मेडिक्लेम अगर आपके फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीज़न है तो 25,000 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, सो 25,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये सीनियर सिटीज़न के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी तो सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं। ठीक है, सो पेरेंट्स भी तो सीनियर सिटीज़न हो सकते हैं, तो ऐसे केस में पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए भी 25,000 मोर, 25,000 मोर। तो फिर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके मेरे फैमिली के लिए 50,000 मिल गया, और यहाँ पे ये दोनों को मिला के भी 50,000 टोटल हो गया। बस यहाँ पे यही है, यहाँ पे यही है टोटल में। ठीक है, इसको अच्छा से देखना पड़ेगा, अगर नहीं आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं वापस से तुम लोग को एक बार रिपीट करके बताता हूँ ये। हाँ बोलो। हाँ, टोटल डिडक्शन तो यहाँ पे 1 लाख ही हो गया ना, टोटल डिडक्शन तो एक ही हो गया। तो मैं यहाँ पे वापस से और एक टेबल बना के दिखाता हूँ। सपोज़ ये मेरा फैमिली है, छोटा वाला फैमिली, और ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये मेरा फैमिली, ये मेरे पेरेंट्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जनरल डिडक्शन, ठीक है, जनरल डिडक्शन यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये तुम्हारा, तुम मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेमेंट कर सकता है, तुम हॉस्पिटल में गया तुम प्रिवेंटिव चेक कर सकता है, मतलब जो रूटीन चेकअप होता है वो सारा चीज़ इंक्लूडेड है।
सो जनरल डिडक्शन में क्या क्या हो गया? जनरल डिडक्शन में अगर मैं तुमको बताऊं वापस से थोड़ा डिटेल में, ये हो गया आपका, आपने मेडिक्लेम पेमेंट किया, पहला बात, ठीक है। दूसरा, तुमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, प्रिवेंटिव चेकअप करवाया, हेल्थ चेकअप कराया, ठीक है। अच्छा, थर्ड आपका यहाँ पे आएगा, अगर आप कोई नोटिफाइड स्कीम में पैसे कंट्रीब्यूट किए, नोटिफाइड स्कीम में यू हैव कंट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट, ठीक है। ये नॉर्मल केस है, यहाँ पे कोई सीनियर सिटीज़न नहीं, कोई, सब लोग नॉर्मल है, सब लोग नॉर्मल हैं, तो वहाँ पे 25,000 आपको मिलेगा आपके छोटे फैमिली के लिए, और 25,000 एडिशनल फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर अगर सीनियर सिटीज़न है कोई, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, अगर फैमिली के इस केस में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो फिर उनके लिए भी 25,000 एक्स्ट्रा, और अगर इसमें कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए भी 25,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि बहुत कम सिचुएशन में देखा जाता है कि दोनों फैमिली में भी कोई ना कोई सीनियर सिटीज़न है और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीज़न है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न होने का मतलब है यू आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, और इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का एज एटलीस्ट 80 होना चाहिए, एटलीस्ट 80 होना चाहिए, या फिर 75, हाँ 75 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, 80-85 के ऊपर ही होगा। सो उस टाइम पे ही, उसी सिचुएशन में ये 1 लाख के करीब मिल सकता है ना, ये 1 लाख के करीब मिल सकता है, 1 लाख के करीब नहीं मिलेगा, मतलब इट्स लाइक कि, हाँ 1 लाख के करीब मिल सकता है, राइट। सो सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो मैक्सिमम कितना मिल रहा है, मैक्सिमम डिडक्शन अगर फैमिली के लिए बनाया जाए तो 50,000, है ना। कैसे? इसको प्लस करो, और मैक्सिमम डिडक्शन फॉर पेरेंट्स वो भी 50,000, है ना। सो दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ऑब्वियसली मेरा अमाउंट टोटल में मैक्सिमम में 1 लाख हो गया, तो यही मेरे को समझाना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैं वापस से ये टॉपिक जो है ना ये रिपीट करूँगा, ठीक है। मैं आज ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ मैं वापस से बताऊँगा, हाँ जब सब लोग करेंगे उस टाइम पे बताऊँगा। आज मैं ऐसे ही एक बार, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उस टाइम पे मे भी सबको समझ में नहीं भी आए। अच्छा, अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा सेक्शन 80 डी, सेक्शन 80 डी, ये क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव, ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये है क्या यहाँ पे, डिसेबल्ड रिलेटिव का मतलब, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी का मतलब होता है या तो देखो, ये हर बुक में लिखा रहता है कि डिसेबिलिटी का मतलब हम लोग किसे कहते हैं, या तो लोअर लिम्स काम नहीं कर रहे हैं, या अपर लिम्स काम नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं है, या फिर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, ठीक है, कि आप अकेले ट्रैवल कर सके, तो या फिर अकेले कहीं कुछ सोच सके, तो ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन दैट रिलेटिव, या फिर टू फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बोलता है आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 डी, एंड दैट फ्लैट डिडक्शन इज ₹75,000,
मैं वापस से कहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके सेक्शन वाइज देखते हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज देखते हैं। तो 80 DD किसके लिए मिलता है? हाँ, 80 DD किसके लिए मिलता है? मैंने यहाँ पे कहा कि एक्सपेंडिचर, एक एक करके देखते हैं पहले। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छा से देखते हैं। ये एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग मतलब घर पे नर्स रखना या फिर हॉस्पिटल में नर्सिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग एंड रिहैब, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने देखा है बहुत टाइम पे किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी का कोई मोटर स्किल्स, हम लोग जिसे कहते हैं मोटर स्किल्स, का मतलब होता है कि दी मसल्स और द जॉइंट्स विच हेल्प्स यू मूव, है ना, हम लोग को चलने में जो हेल्प करता है, हम लोग को मूव करने में जो हेल्प करता है। इफ़ वी लूज़ एनी ऑफ द सेंसिबिलिटी इन दोज मोटर स्किल्स या मोटर नर्व्स, तो हम लोग को मूव करने में डिफ़िकल्ट होता है। तो इन दैट केस हम लोग को हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें रिहैब करवाया जाता है, आपको एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं, आपको अलग अलग तरह के योगा सिखाए जाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं रिहैब एक्सरसाइजेस और रिहैबिलिटेशन, ठीक है। उसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। अच्छा, ये सारे तरह के एक्सपेंस है। नर्सिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे क्या है ना, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग इसके बाद वाला एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 80 DDB। उसमें क्या है कि जो रिलेटिव है उसको कोई खतरनाक बीमारी हो गया। खतरनाक बीमारी मतलब मतलब जिससे जान जा सकता है। जो भी खतरनाक बीमारी, अभी जैसे कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो कोरोना के बारे में नहीं, मतलब इट इज़ लाइक एनी डेडली डिजीजेज विच आर मेंशनड इन सेक्शन इन इनकम टैक्स रूल 11 DD, ठीक है। जैसे अच्छा, कुछ एग्जांपल जैसे कैंसर, हाँ, तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, वो हो गया सेक्शन 80 DDB में जाएंगे। सेक्शन 80 DD जो है, इट इज़ डीलिंग विथ relatives who are disabled, who cannot move, who cannot think, who cannot do their basic jobs by themselves, उनके लिए हैं। तो उनको क्या है, पूरा साल ही ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे मैंने कहा है डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। हु आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? सो यहाँ पे रिलेटिव जो है या जो फैमिली है, उसका मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया स्पाउस, मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। इसका मतलब होता है फैमिली, इसके बाहर का कोई नहीं। अच्छा, अभी डिसेबल किसे कहेंगे हम लोग? पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब कौन सा आदमी है जो डिसेबिलिटी के कैटेगरी में गिरेगा, कौन नहीं गिरेगा, ठीक है। तो बोला जाता है कि 40% और मोर डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई भी डिसेबल्ड है और अगर उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है, उसे ही हम लोग पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहेंगे। अब इसमें डिसेबिलिटी का मतलब जैसे ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस ये डिसेबल्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 आइज़, एक आँख से नहीं दिखता है, तो 50% ऑफ द विजिबिलिटी इज़ गॉन, सो द पर्सन इज़ 50% डिसेबल्ड, तो वो डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। यू हैव 2 आर्म्स, 2 आर्म्स में से एक आर्म नहीं है, सो अगेन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डिसेबल्ड, 50% हो गया आपका डिसेबिलिटी, ठीक है। नाउ
डिडक्शन कितना मिलेगा यहाँ? डिडक्शन यहाँ पे मिलता है फ्लैट ₹75,000। मतलब आप कितना खर्चा किए हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मैक्सिमम या फिर एक बेसिक अमाउंट है फिर 75,000 वो मिलेगा। ठीक है। इफ़ सीवियर डिसेबिलिटी देन ₹1,25,000। अच्छा, सीवियर का मतलब क्या हो गया? 80% और मोर डिसेबिलिटी, मतलब जो 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल्ड है उसको मिलेगा, उसके लिए मुझे 1,25,000 का डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है। सो ये था हम लोग का सेक्शन 80DD। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू सॉल्व क्वेश्चंस इन दीज। ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, वी विल डिस्कस क्वेश्चंस डेफिनेटली बट नॉट टुडे। मैं बस और एक सेक्शन तुम लोग के साथ आज डिस्कस करूँगा, सो दैट वी हैव एक, ये तो हमारे माथे में रहेगा कि वी हैव यूटिलाइज्ड द डे। सो सेक्शन 80DDB। सो सेक्शन 80DDB जो है ये मिलता है एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस। स्पेसिफाइड डिजीजेस है, स्पेसिफाइड डिजीजेस का मतलब है डिजीजेस जिसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट ने साफ साफ बता दिया है। ठीक है। अब स्पेसिफाइड डिजीज़ का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने रूल रूल 11DD में बताया हुआ है। सो रूल 11DD जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिजीजेस दिए हुए हैं। ठीक है। ये लिस्ट ऑफ डिजीजेस जो हैं वो डिजीजेस के ऊपर अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया जाता है तो फिर 80DDB का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, फॉर whom मतलब किसके लिए ये डिडक्शन मिलेगा, मतलब किसके लिए ये एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हिमसेल्फ, अपने ऊपर अगर कोई ये ट्रीटमेंट का खर्चा करता है तो, ठीक है, हिमसेल्फ होली स्लैश और मेनली, मतलब अपने लिए भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा पार्ट अपने लिए किए और थोड़ा पार्ट अपने डिपेंडेंट रिलेटिव्स के ऊपर। डिपेंडेंट रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट रिलेटिव्स। अभी डिपेंडेंट रिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स।
ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल का ये सारे मेंबर्स जो हैं वो रिलेटिव कहलाएंगे। ठीक है, वो रिलेटिव कहलाएंगे। सो डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन विल बी ₹40,000, सॉरी नॉट ₹40,000, इस तरह से नहीं सोचते हम लोग। एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred or ₹40,000, whichever is lower. In case of senior citizen, ₹1 lakh ₹1 lakh is allowed। ठीक है, 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। अच्छा, याद रखना यहाँ पे डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन जो है स्पेसिफाइंग द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये एसएससी को जमा करना पड़ेगा। बस आज यहीं तक देखते हैं। मैं एक बार वापस से रिव्यू कर देता हूँ सारे टॉपिक्स, हाँ, कि क्या क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पे। वापस शुरू से हम लोग मैं बताता हूँ। मैंने शुरू में बताया कि 80C डिडक्शन क्या होता है, राइट। 80C का मैंने बताया, 80C हमारा होता है एनी अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉय, इन्वेस्टेड बाय द एसएससी, ठीक है, इन्वेस्टेड बाय द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ contribution is in public provident fund, contribution in tuition fee, contribution is life insurance premium। ठीक है, अच्छा, इस तरह के कंट्रीब्यूशन में जो एसएससी है उसको 80C का डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, मैंने कहा था जो प्रोविडेंट फंड है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर होता है तो फिर उसमें 80C का डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके बाद वी हैव डिस्कस्ड 80CCC, 80CCC। नाउ व्हाट वाज 80CCC? 80CCC was a deduction on amount contributed to pension fund of LIC, maximum 1,50,000। So pension fund created by Life Insurance Corporation of India में if you invest or if you contribute any amount, then maximum 1,50,000 rupees is allowed as deduction। Then we discussed section 80CCD। 80CCD is available to central government employee for whom न्यू पेंशन स्कीम में पैसा को जमा किया जाता है। नाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो whatever अमाउंट जो भी कंट्रीब्यूट करता है न्यू पेंशन स्कीम में, it will be considered as income at first, and whatever contribution is getting deducted from the salary of employee, वो अमाउंट 80CCD में डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि द कंबाइंड लिमिट ऑफ 80CCD, 80C, 80CCC एंड 80CCD ये 1,50,000 है। वी डिस्कस सेक्शन 80D। 80D जो है ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम जो है
ये एक एसएससी अपने लिए दे सकता है या फिर अपने फैमिली के लिए दे सकता है। अगर वो अपने फैमिली के लिए देता है तो फैमिली में वो खुद रहेगा, उसकी बीवी और उसके बच्चे, वो एक फैमिली हो गया। और एक फैमिली है उसके पेरेंट्स। यहाँ पे जनरल डिडक्शन के बारे में बात किया है। जनरल डिडक्शन जो है उसका मतलब होता है अमाउंट स्पेंट बाय वे ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट स्पेंट ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो मैंने एक चीज़ बताया नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक लिमिट है, एक लिमिट है, वो है आपका ₹5000 इन कैश। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या है ना कि आपको सपोज बुखार आ गया, आप एक लोकल डिस्पेंसरी में या लोकल क्लिनिक में एक अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे जाके डॉक्टर को आपने दिखाया, वो क्लिनिक से आपको बिल मिला, ठीक है। उसके बाद आप साल में एक बार एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे जाके अपना हेल्थ का चेकअप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो ये सारे टेस्ट अगर आप करवाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सो वॉट एवर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अमाउंट एक्सपेंड किया जाता है, दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज deduction under section 80D. The maximum amount which can be paid by way of cash is ₹5000। उससे ज़्यादा आप नहीं पे कर सकते। अच्छा, और एक है यहाँ पे नोटिफाइड स्कीम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, फैमिली के लिए आप 25,000 रुपये जमा कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपया आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपके अपने छोटे फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए एडिशनल 25,000 यू विल बी गेटिंग एज डिडक्शन। एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन देन अगेन योर पेरेंट्स के लिए भी आपको 25,000 और मिलेगा। टोटल में फैमिली के लिए यू आर गेटिंग 50,000 रुपीज़ ऑफ डिडक्शन एट सेक्शन 80D, एंड फॉर योर पेरेंट्स यू आर गेटिंग अगेन 50,000 रुपीज़ एज टोटल डिडक्शन। इन सम टाइम्स हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीज़न नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीज़न है, तो आपको मिलेगा 25,000 और आपके पेरेंट्स के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000। सो टोटल में हो गया आपका 75,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD वॉज एन 80DD जो है वो डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव को का ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द एसएससी ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक नर्सिंग, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, तो फिर एसएससी को 80DD का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट रिलेटिव जो है वो स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स हो सकते हैं। Flat amount of 75,000 rupees is available as deduction, and if the percentage of disability is over 80%, then 1,25,000 is available as deduction. Who are considered as disabled people? If a person is having a disability of 40% or more. Now, section 80DDB. Section 80DDB क्या है? There is a rule in Income Tax Act, Rule 11DD, where list of dangerous diseases are maintained or written. For example, cancer, hepatitis A, hepatitis B, these are all dangerous diseases. अगर किसी को हो तो फिर लाइफ रिस्क हो जाता है। So if you are maintaining any family member, any dependent relative who is suffering from any of the dangerous diseases that is mentioned in Rule 11DD, or you yourself is suffering from any specified disease, in that case whatever amount is spent on the treatment of such disease is available as deduction, but there is a limit of ₹40,000 if you are spending less than 40,000 rupees on its treatment, ठीक है। If you or your dependent relative are senior citizen, then you will be getting 1 lakh rupees of deduction the most, ठीक है। 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है अगर आप या आपके कोई भी रिलेटिव वो सीनियर सिटीजन हो तो। बस यहीं तक था
ठीक है, यहीं तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। मैं ये नोट्स जो है तुम लोग को भेज दूंगा। अभी तुम लोग का जो काम है वो काम होगा कि आप लोग अपने बुक्स में जाइए, ठीक है, अपने बुक्स में जाइए, जो भी बुक्स यू हैव, वॉट एवर बुक्स यू हैव, ठीक है, गो टू द चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे रीड दी सेक्शंस वन और वंस और वाइस, ठीक है, एक दो बार पढ़ो उसको। देन फाइंड डिफरेंट क्वेश्चंस which are related to mentioned sections, ठीक है, mentioned sections। so I have mentioned section 80C। हम लोगों ने 80C पढ़ा। we have discussed section 80D, we have discussed section 80DD, we have discussed section 80DDB। 80C के साथ दो छोटे छोटे और भी सेक्शन हैं। हम लोगों ने 80CCC देखा, 80CCD देखा। सो ये जो 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस हैं, टोटल 6 सेक्शंस वी हैव डिस्कस्ड। 6 सेक्शंस, ये 6 सेक्शंस के एटलीस्ट 6 सम्स तो आप लोग करो, ठीक है, बुक से ही देख के करो, एक एक सम एक एक सेक्शन का करो, विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ एंड व्हाट दीज सेक्शंस आर, ठीक है। एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। आई विल डेफिनेटली बी गिविंग यू अगेन, मैं वापस से ये डिस्कस करूँगा, लेकिन आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये सारा नोट्स अभी के अभी तुम लोग को अपलोड भी कर दे रहा हूँ, अभी के अभी सेंड भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको लेके टेंशन नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको अच्छा से सॉल्व करो। अभी तक कोई अभी तक कोई डाउट है? कुछ भी डाउट है? क्षितिज, जयश्री, एनी डाउट? सम्राट कहाँ गया? सम्राट भाग गया, ओके। कोई डाउट नहीं है ना? क्षितिज आवाज़ तो नहीं आ रहा तेरा, तू चैट में बता दे। अच्छा, जयश्री तो बताई नहीं है, ओके, क्षितिज भी बोला नहीं है, ठीक है। सो वी आर डन हियर। हाँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है। तुम लोग बस ये काम करके रखना, हाँ, चलो बाय। और कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 4 बजे मिलेंगे, ठीक है, वापस 4 o'clock हम लोग वापस एक क्लास रख रहे हैं। आई विल बी टीचिंग TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो हम लोग का इनकम्प्लीट है। पहले हम लोग रिविजन करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द एंटायर टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली द क्लास इज फ्रॉम 4 to 4:30, ठीक है। जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वो टाइम पे? ओके, नहीं है, ठीक है सर, ओके सर, चलो फिर बाय बाय, सी यू टुमारो एंड डू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, चलो बाय बाय, आई एम लीविंग। हाँ।